तो मेरा नाम है निकांश एंड ये आपके लिए एक डेमो वीडियो होने वाला है फॉर आवर विराट बैच। इसमें मैंने आपको कंबाइंड लेक्चर दिए हैं मैथमेटिक्स 01 एज वेल एज सीटी के। अगर आप विराट बैच के बारे में नहीं जानते तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये हमारा ऑल आउट बैच है टारगेटिंग IIT मद्रास BH डिग्री क्वालिफाइड। अगर आप BH डिग्री के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप विराट बैच के अंदर एनरोल नहीं है तो मेक श्योर आप जल्द से जल्द एनरोल कर ले। अब आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विराट बैच सीटी लेक्चर 01 एंड आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वीक 01 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन डेटा साइंस। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इन आर डेटा साइंस? तो देखो डेटा साइंस के अंदर यहाँ पे हमको अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करना पड़ता है, ये सब आपको पता होगा। बट उन लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए जो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशनल थिंकिंग डेवलप करनी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशनल थिंकिंग करते हो यानी कि कंप्यूटर की तरह सोचना सीखते हो तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपके इन योर लर्निंग एनी लैंग्वेज। ओके, तो देखो द मेन वेज कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज यूज्ड इन डेटा साइंस ये इस प्रकार है। तो देखो जब आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग को सीखते हो तो आप यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है आप उसको सीख जाते हो, कैसे आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सको एंड उसको सॉल्व कर सको। पैटर्न रिकॉग्निशन आपको आ जाता है, आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है कि आप यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस कर सकते हो। आपको यहाँ पे एल्गोरिदम डिजाइन में हेल्प मिलती है, आप ऑटोमेशन कर पाते हो, टेस्टिंग एंड डीबगिंग आप ये इसमें भी यहाँ पे और ज़्यादा आप एक्सपर्टीज़ पा सकते हो, ठीक है? आपका यहाँ पे जो इटरेटिव नेचर है वो इम्प्रूव होता है एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, ठीक है? मतलब आप अच्छे से विजुअलाइज़ कर पाते हो डेटा को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ करो, ठीक है? आपको यहाँ पे एक मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अलग-अलग लैंग्वेज को ना सिर्फ सीख सको बल्कि आप उनके प्रिंसिपल्स को, आप उनके बेस को भी अच्छे से एनालाइज़ कर सको, ओके? चलिए, अब बात करते हैं डेटा सेट की। तो डेटा सेट क्या होता है? अ डेटा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा usually presented in a structured format which can be analyzed and processed। ओके, तो देखो डेटा सेट का मतलब होता है, नाम से आपको पता चल रहा है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है? एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हमारे पास एक डेटा रहता है। डेटा मतलब काम की इंफॉर्मेशन, ओके? तो जो काम की इंफॉर्मेशन होती है ये ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही मिलती है, ठीक है? इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड जो भी हमारे काम की चीजें हम उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, छोटा सा टेबल है, ठीक है? तो ये एक डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में आप अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ समझ आएगा कि हाँ ये डेटा सेट किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो स्टूडेंट का नाम भुवनेश है, उसका जेंडर मेल है, उसका डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर है, उसकी सिटी की बात करें तो वो इरोड है एंड उसके मार्क्स आपको पता चल रहा है कि 68 मार्क्स उसके आए हैं, मैथ में 64 आए हैं, फिजिक्स में 78 आए हैं, केमिस्ट्री में एंड इसके ओवरऑल मार्क्स भी आपको दिख रहे हैं कि 210 है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप एक छोटे से डेटा सेट से निकाल पाए हैं, ठीक है? तो ये आपके बहुत काम की चीज है। इन डेटा साइंस डेटा सेट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग मॉडल्स, परफॉर्मिंग एनालिसिस एंड ड्राइंग इनसाइट्स। तो डेटा साइंस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक सोर्स होता है जहां से आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओके? आपके पास बहुत सारा डेटा सेट रहता है एंड आप उसकी हेल्प से क्या करते हो, एक मॉडल बनाते हो। देन आप उसके अंदर अपना अलग-अलग एनालिसिस करते हो, जो भी आपको काम की चीज़ निकालनी होती है आप उसको निकालते हो, प्रेडिक्शन एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, ओके? तो ये काम होता है डेटा सेट का। तो डेटा सेट की अगर बेसिक बात करी जाए तो क्या होता है? एक सेट ऑफ डेटा, ओके? जिसके अंदर हमारे पास काम की इन्फॉर्मेशन होती है, ओके? चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे अलग-अलग डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं, जो हमारे कोर्स के दौरान हमको मिले हुए हैं, ठीक है? अब ये पूरे टर्म में आपका सेम डेटा सेट रहेगा तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है एंड ये हमेशा आपको गिवन रहेगा इन योर एग्जाम्स एज़ वेल एंड यहाँ पे साथ ही साथ आपके पोर्टल वगैरह पे भी हमेशा प्रेज़ेंट रहेगा। ऑल डेटा सेट विल बी गिवन टू यू, ओके? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजरली 3 डेटा सेट है जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। पहला है स्कोर डेटा सेट, तो यहाँ पे आपके पास अलग-अलग स्टूडेंट्स का स्कोर प्रेज़ेंट है। यहाँ पे पीसीएम में उनके कितने मार्क्स आए हैं, उनकी सिटी क्या है, उनका नाम क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये आपका येलो में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ओके? इसके अलावा आपके पास यहाँ पे किसी भी अलग-अलग जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के हर वर्ड का यहाँ पे अलग-अलग जो इन्फॉर्मेशन है, उसका यहाँ पे डेटा सेट है, ठीक है? एंड थर्ड डेटा सेट की बात करें तो ये शॉपिंग बिल्स का है। यहाँ पे आपके पास अलग-अलग स्टोर्स के जो शॉपिंग बिल्स है उनका डेटा है, ओके? तो ये 3 टाइप के डेटा सेट है जो आपको अवेलेबल है इन योर पोर्टल, ठीक है? एंड यही आपको यूज़ करने होंगे इन योर एग्ज़ाम एज़ वेल एंड ये आपको क्वेश्चन में दे के रखिएगा तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि क्या हमें ये सब याद करना पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है? चलिए,
तो अब बात करते हैं कि आपने अभी तक क्या-क्या देखा है। तो देखो, व्हाट आर द डेटा सेट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अंदर अभी तक आपने किस-किस डेटा सेट को देखा है? आपने स्कोर को देखा है, आपने शॉपिंग बिल को देखा, आपने पैराग्राफ बट को देखा है ना? तो ये 3 डेटा सेट थे जिनको हमने डिस्कस किया था। यही आपने देखे हैं तो अगेन यहाँ पे तीनों सही है तो इसका मतलब आप ऑल ऑफ द अबव को मार्क करके आओगे। ओके? तो देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आस्क्ड यूजिंग द स्कोर डेटा सेट। अब स्कोर का जो डेटा सेट है इसके अकॉर्डिंग आप इनमें से किस क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते हो? क्या आप ये नहीं पूछ सकते हो कि किस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं फिज़िक्स में? अब जैसे मान लो ये तो मैंने आपको एक बच्चे का डेटा दिखाया है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चों का डेटा है। तो क्या हमारे पास ये जो ओवरऑल डेटा सेट है, बहुत सारे कार्ड्स होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो क्या उसके हेल्प से हम ये पता नहीं लगा सकते कि फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं भई, हमको यहाँ पे मार्क्स गिवन तो है। हम सबको देखेंगे, सबको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल है ना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 60 इन मैथमेटिक्स। क्या ये हिसाब लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। हम हर बच्चे का यहाँ पे एनालाइज करेंगे डेटा एंड देखेंगे कि किस बच्चे के मार्क्स यहाँ पे 60 से ज़्यादा है, किसके नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जैसे इस बच्चे के यहाँ पे 60 से ज़्यादा मार्क्स है फिजिक्स में, ऐसे हम जितने भी अलग-अलग बच्चे हैं, सबके मार्क्स चेक करेंगे फिजिक्स के अंदर। जिसके भी मार्क्स 60 से ज़्यादा होंगे, हम उनको काउंट करते चलेंगे। तो काउंट करेंगे तो डेफिनिटली हमको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसके हेल्प से हम बता पाएँगे कि हाँ, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स 60 से ज़्यादा आए हैं। ओके? मतलब ये भी पॉसिबल है। थर्ड वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 40 इन बायोलॉजी। अब देखो कॉमन सेंस लगाना, बायोलॉजी, यहाँ पे तो हमारे पास बायो जैसा कुछ मेंशन ही नहीं है, पीसीएम का इन्फॉर्मेशन है, तो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन तो हम पूछ ही नहीं सकते ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे यही पूछा है कि हम कौन से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ओके? अगेन केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम मार्क ये भी निकाल सकते हैं हम। ओके? चलो, अब देखो एक बात याद रखना कि जो आपका कॉम्पिटिशनल थिंकिंग है, सीटी है, ये आपको करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें ध्यान देनी होंगी, ठीक है? अगर इन 2 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हो, तो आप यकीन मानो कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है? पहला है कॉमन सेंस, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है? जो डेली लाइफ़ में हम यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, जस्ट आपको अपने कॉमन सेंस पे ही यहाँ पे डिपेंडेंट रहना है, उनका ही यूज़ करना है, ओके? एंड सेकंड बात ये है कि आपको यहाँ पे चीज़ों को सिंपल रखना है, ओके? सिंपल रखना है। अगर आप ये कर पाओगे तो यकीन मानो आप सारी चीज़ें आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? सीटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉमन सेंस एंड चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करना, चीज़ों को एकदम सिंपल रखना, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना। ओके? चलो, व्हाट इज़ द फीचर दैट इज़ कॉमन टू ऑल डेटा सेट? अब आप इसको देखो। अब कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है? सीरियल नंबर, राइट? यहाँ पे भी सीरियल नंबर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो डेफिनिटली ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जस्ट कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? अब देखो, जैसे हमारे पास एक ये टेबल है, ठीक है? ये अलग-अलग डेटा से हमने क्या करा डेटा सेट यूज़ करते हुए एक टेबल बना दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, एलिस, बॉब, कैरल एंड डेव। इनकी एज लिखी हुई है 25, 30, 22 एंड 35, ओके? एंड इनका जेंडर मेंशन कर रखा है, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल एंड इनकी इनकम मेंशन है, ठीक है? ये इनकी पैसिव इनकम है, तो 50,000, 60,000, 45,000, 70,000 बहुत अमीर लोग हैं ये, ठीक है? इनकी पैसिव इनकम ही इतनी ज़्यादा है। अब देखो, ये जो परचेज़ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि क्या इनके पास बेसिकली इनके पास इतनी सेविंग है कि ये खुद का घर खरीद सकते हैं या नहीं? तो ये टेबल मैंने आपको खुद बना के दे दिया, ओके? अब आपके पास यहाँ पे अलग-अलग कांसेप्ट आते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले कांसेप्ट आता है हमारे पास यूज़ ऑफ इनिशियलाइज़ेशन। अब इनिशियलाइज़ेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करना, ओके? जैसे देखो, इनिशियलाइज़ेशन मीन्स असाइनिंग अ स्टार्टिंग वैल्यू टू समथिंग बिफोर यूजिंग इट। किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसकी वैल्यू 0 रखना, इसको ही हम इनिशियलाइज़ेशन करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे काउंट की वैल्यू को 0 रखोगे, ओके? तो देखो, सीटी के रूप में आप आपको अगर यहाँ पे सीटी का यूज़ करते हुए, आपको कंप्यूटर की तरह सोचते हुए, आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे काउंट कितना है, कितने बच्चे हैं? अब देखो, कायदे से तो आपको दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4 है, मान लो ये बहुत बड़ा डेटा होता, तब कैसे करते? तो देखो, हम करते क्या है, हम यहाँ पे खुद से एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम काउंट रखते हैं। काउंट हम 0 ले लेते हैं, ठीक है? अभी ये वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी इतना सिर्फ सोचो कि हमने कुछ काउंट रख लिया, हमें काउंटिंग चाहिए तो हमने काउंट ऐसे कुछ मान लिया एंड हमेशा उसका स्टार्ट 0 से करेंगे, ओके? अब हम यहाँ पे ऐज को वेरीफाई करेंगे, ठीक है? अगर जो ऐज की वैल्यू है, ओके? जो ऐज की वैल्यू है
अब इवन एज की वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम काउंट करेंगे जीरो, ठीक है। जैसे जैसे आप हर बच्चे को यहाँ पे बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते जाओगे, वैसे वैसे आप काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे। जैसे आपने एलिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो अगर आपने पढ़ ली, ओके, तो आप यहाँ पे काउंट को इंक्रीज करके 1 कर दोगे, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे। ये आपका कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है। ओके, पहले काउंट आपने जीरो माना था, जैसे आपने एक बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लिया तो आप काउंट 1 कर दोगे। ऐसे ही दूसरे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देखते ही इस काउंट को इंक्रीज करके 2 कर दोगे। ऐसे ही तीसरे यहाँ पे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देखा, काउंट आपका बढ़ के 3 हो गया। एंड फोर्थ बच्चे को देखा, इसको देखते ही आपका काउंट 4 हो गया। अब जो आपके काउंट की वैल्यू है, अब देखो इसके आगे तो पॉसिबल नहीं है, तो आपकी मशीन यहीं पे रुक जाएगी। तो आपको काउंट की जो नई वैल्यू है वो 4 मिल गई, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे टोटल 4 बच्चे प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे काउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्यूटर की तरह सोचना होता है। ओके, तो ये प्रोसेस रहता है इनिशियलाइजेशन का। आप कभी भी यहाँ पे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको इसका बहुत यूज करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन का। तो जिस भी चीज को आपको निकालना पड़ेगा, आप उसको जीरो ज्यूम कर लोगे स्टार्टिंग में। देन आप यहाँ पे अलग अलग चीजों को देखोगे, एनालाइज करोगे। देन आप यहाँ पे उसकी वैल्यू में चेंजेस लाओगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। अब देखो और आगे आते हैं। टेंशन मतलब जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, तब ये और बेहतर तरीके से आपको समझ आ सकेगा। ओके, अब देखो वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल का मतलब हो गया ऐसी चीजें जो लगातार वेरी करते हैं, जो लगातार चेंज होती है। ओके, तो वेरिएबल आर यूज टू स्टोर एंड कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन चेंज। ऐसी इंफॉर्मेशन जो लगातार चेंज होती रहती है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे ये काउंट था, ये काउंट क्या है, ये आपका वेरिएबल ही तो है, क्योंकि आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, पहले जीरो थी, फिर 1 हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। ये आपका एक वेरिएबल है, ये वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। इवन आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यूजिंग अ वेरिएबल टू स्टोर पर्सन एज इन द टोटल स्कोर इन अ गेम, ठीक है। तो देखो, अगर पर्सन एज की बात करें तो आपको दिख रहा है ये भी लगातार वेरी कर रहा है ना, 25, 30, 22, 35। तो ये लगातार चेंज हो रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एज है, ये भी अपने आप में क्या है, वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रहा है। ओके, सोल्व सिंपल प्रॉब्लम यूजिंग इटरेशन। अब इटरेशन क्या होता है, इटरेशन का मतलब होता है जो अभी हमने पीछे किया। हमने क्या किया था, पहले एक पूरे डेटा सेट को देख लिया, फिर दोबारा से यहाँ पे इस डेटा सेट को और रीड किया, फिर जैसे ही दूसरा हो गया फिर तीसरे पे गए, फिर चौथे पे गए। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, लगातार डेटा को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर खुद को सोचो कि मैं कंप्यूटर हूँ। पहले पूरा डेटा सेट देखा, मतलब पहले बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखी, काउंट इंक्रीज कर दिया 1, फिर वापस गए, दूसरे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देखी, काउंट इंक्रीज किया 2। तो ऐसे कर करके आप क्या कर रहे हो, लगातार यहाँ पे इटरेट कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। इटरेशन का मीनिंग यही होता है, रिपीट करना, रिपीटेशन कह सकते हो आप इसको एक तरीके से, रिपीटेशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, मुझे पता है मैंने गलत किया, बट आप देख लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो इटरेशन इज रिपीटिंग अ प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे काउंट निकालना था अगर हमें, तो हम क्या कर रहे थे, लगातार यहाँ पे इस सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे थे, है ना। तो ये आपका इटरेशन हो गया, ठीक है। तो यही आपका बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक अभी प्रॉब्लम्स है, अभी इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अगर हमको यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम एज किसकी कितनी है, ठीक है। अगर हमको मैक्सिमम एज निकालनी है कि यहाँ पे बताओ मैक्सिमम एज कितनी है। अब कायदे से तो आप देख के यहाँ पे तुरंत बता दोगे 35 है, बट कंप्यूटर थोड़ी ना देख सकता है, कंप्यूटर के पास थोड़ी ना यहाँ पे कोई इमोशन वगैरह होता है, कंप्यूटर तो अपना काम करेगा ना। तो देखो, तो मैं अगर आपको मैक्सिमम एज निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसको जीरो मान लोगे, ठीक है। ये हमने क्या करा, स्टेप नंबर 1, यानी कि हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया एंड इसको जीरो ज्यूम कर लिया, ठीक है। अभी मैक्सिमम एज कितनी है, जीरो। अब आप क्या करोगे, पहले इंसान को एनालाइज करोगे, ठीक है। पहले इंसान को एनालाइज करा, आपको यहाँ पे एज दिख गई 25। अब आप अब आप यहाँ पे खुद मेंशन कर दो कि आपकी जो भी मैक्सिमम एज है, वो अगर हमने एक कंडीशन लगा दी, अगर जो भी हमारी मैक्सिमम एज है अगर ये ग्रेटर देन करंट एज है, तो आप यहाँ पे जो आपकी एज होगी उसको कन्वर्ट कर दोगे मैक्स एज में। ओके, हाँ देखो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये भी मैंने क्या कहा है, मैक्सिमम एज को सबसे पहले हमने क्या करा, जीरो बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। हमने इनिशियलाइज कर दिया एंड यहाँ पे मैक्सिमम एज को जीरो मान लिया खुद से। ओके, अब हमको यहाँ पे मैक्सिमाइज निकालना है, मैक्सिमम निकालने की मैक्सिमम एज कितनी है यहाँ पे इस टेबल के अंदर। तो हम एक कंडीशन लगा दे रहे हैं, जो अगर हमारी मैक्सिमम एज यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, देखो अगर हमारी मैक्सिमम एज यहाँ पे छोटी है, ठीक है, एज से,
तो हम यहाँ पे एज को क्या करेंगे, मैक्सिमम एज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे 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 देखो, हमने यहाँ पे पहले पहले स्टूडेंट को यहाँ पे क्या करा, एनालाइज किया, तो इसकी एज कितनी थी, 25। राइट। अब एक बात बताओ, ये जो 25 है, क्या ये मैक्सिमम एज जिसकी वैल्यू अभी 0 है, क्या ये इससे बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। अगर ये इससे बड़ी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम एज को कन्वर्ट कर दोगे एज के अंदर। ठीक है, मुझे इस प्रकार लिखना चाहिए था। ठीक है, ये मैक्सिमम एज को आप कन्वर्ट कर दोगे एज के अंदर। ठीक है, तो यानी कि अब आपकी मैक्सिमम एज की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इटरेशन, सेम स्टेप दोबारा दोहराओगे। अब आप यहाँ पे जैसे आपने एक को देख लिया, अब आप यहाँ पे सेकंड पे आओगे। ठीक है, अब आप इसको देखोगे, बॉब को, तो बॉब की एज कितनी है, 30। अब आप यहाँ पे कंडीशन को वेरीफाई करोगे। ठीक है, ये आपका बेसिकली कंडीशन है, कंडीशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंडीशन देखोगे। अब देखो, अब आपकी मैक्सिमम एज की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, हम इस वाली कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। मैक्सिमम एज अभी आपकी 25 है, क्या ये लेस देन 30 है? तो हाँ, 30 है। तो इसका मतलब अब आपकी मैक्सिमम एज दोबारा से चेंज हो जाएगी, अब ये 30 बन जाएगी। ठीक है, देखो 30 हो गई, देखो मैक्स एज आपकी एज के बराबर हो गई, यानी कि 30 हो गई। ठीक है, ओके बढ़िया। अब यहाँ पे दोबारा से इटरेशन करेंगे, थर्ड स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये 22 आ रहा है ना? अब देखो, अगर ये 22 आ रहा है, अब आप एक बात बताओ कि अब आपकी जो करंट मैक्सिमम एज है वो 30 है, राइट? है ना? अभी मैक्सिमम एज कितनी है हमारी, 30। क्या ये लेस देन 22 है? नहीं। अगर नहीं है तो चुपचाप आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब लास्ट वाले को चेक करेंगे। लास्ट इटरेशन हमारी 35 आ रही है यहाँ पे, राइट? अब देखो, अब आप चेक करो कि यहाँ पे आपका ये 30 है, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं आया, 30 है। क्या ये लेस देन 35 है? तो हाँ है, यानी कि आपकी जो मैक्स एज होगी वो अब 35 बन जाएगी, यानी कि ये कट के 35 हो गया ना मतलब। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम एज कितनी है, 35। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बेसिक सी कंडीशन बना के। अब ये कंडीशन वगैरह सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा, आपको कुछ भी ये मुझसे नहीं लिखना कोड वगैरह, आपको जस्ट ये एनालाइज करना होगा। ठीक है, अभी इसको आप थोड़ा थोड़ा समझो, अगर ये थोड़ी थोड़ी भी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी तो आपका एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर नहीं आ रही तो भी बिल्कुल परेशान मत हो, अभी जब हम क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो एक ये छोटा सा एग्जांपल हो गया जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे मैक्सिमम एज निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब हम एक और यहाँ पे ट्राई करते हैं, अब हम मिनिमम एज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे मिनिमम एज चाहिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करोगे एंड मिनिमम एज को यहाँ पे कुछ मान लेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैक्सिमम एज चाहिए थी हमने 0 से स्टार्ट किया था, अगर मिनिमम एज चाहिए तो आप यहाँ पे 100 से स्टार्ट करो, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करो। ओके, हमने अपने मन से इसको 100 मान लिया। ठीक है, अब कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, यानी कि इनिशियलाइजेशन। ओके, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे, अगर जो भी एज हम देख रहे हैं वो एज मिनिमम एज से कम है तो हम यहाँ पे मिनिमम एज को चेंज कर देंगे एंड उसको एज के बराबर मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारी कंडीशन हो गई। ओके, अब ये कंडीशन कैसे बनी है सब आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब आपको ये मैंने मान लो पहले खुद से दे दिया टेबल, अब आपको यहाँ पे इसको यूज करना है एंड फाइनल वैल्यू बतानी है। ठीक है, मान लो ये आपके पास पहले से कोड लिखा हुआ था, अब इस कोड को आपको एनालाइज करना है एंड आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिकली ये सूडो कोड है, कोड भी नहीं है, सूडो कोड बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी सूडो कोड क्या होता है ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, अभी हमारी कंडीशन हो गई, अब हम चालू करेंगे इटरेशन। इटरेशन का मतलब एक एक करके सबको चेक करेंगे। ओके, चलो, अब एलिस को चेक करते हैं। तो एलिस को हमने यहाँ पे चेक किया, इसकी एज 25 थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एज कितनी है, 25। तो कंडीशन चेक करो, 25 क्या लेस देन 100 है, बताओ? तो साइन बार बोल कम है, ग्रेटर देन कर दो। अच्छा सॉरी सॉरी, सही था, मैंने बिना मतलब में गलत कर दिया। हाँ, पहले ये सही है। ठीक है, तो देखो क्या 25 आपका 100 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो मतलब कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो आपकी जो मिनिमम एज होगी वो एज के बराबर हो जाएगी, यानी कि 25 बन जाएगी। तो ये कट करके आपने 25 बना दिया, राइट? ओके बढ़िया, पहला इटरेशन कंप्लीट हो गया, आपका मिनिमम एज यहाँ पे चेंज होकर 25 बन गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम दूसरी बार यहाँ पे आएंगे, इटरेशन करेंगे, तो ये 30 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे 30 यूज करोगे, तो देखो, अब आप चेक करो, जो आपका 30 है
क्या वो लेस देन 25 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई तो आप आगे बढ़ जाओगे चुपचाप। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ जाएँगे, कैरल का देखेंगे। तो देखो, कैरल की एज 22 है। ओके? तो देखो, क्या आपका जो 30 है वो 30 नहीं 22, जो आपका 22 है, क्या वो आपका लेस देन 25 है? हाँ है। तो इसका मतलब अब अगेन यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एज है वो इक्वल हो जाएगी एज के, और अभी हम एज देख रहे हैं 22, तो ये 22 बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया, 22 हो गया। अब हम यहाँ पे अगला इटरेशन करेंगे, तो इसको देख रहे हैं, अब ये 35 है, राइट? ओके, तो आप यहाँ पे इस कंडीशन को देख लो। ठीक है, तो क्या आपका 35 लेस देन 22 है? नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यही आप यहीं पे रुक जाओगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे मिनिमम एज कितनी है, 22। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी है, 22। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम एज, मिनिमम एज, ये सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, अभी तक हमने जितने भी चीजें पढ़ी हैं उसका सब हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। हमने इनिशियलाइजेशन देख लिया, ये आपका जो मिनिमम एज है ये लगातार जो चेंज हो रहा है, ये आपका वेरिएबल है। यहाँ पे जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको हम इटरेशन कहते हैं। एंड ये आपकी कंडीशन है, एंड ये ओवरऑल आपका एक सूडो कोड लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट बिल्कुल परेशान मत हो। आराम से धीरे धीरे चीजों को देखते रहो। ठीक है, अच्छा, अगेन मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि ये जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि सीटी के लिए ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो। एंड ये चीज है आपकी कि आपको यहाँ पे कंडीशन मैपिंग आना चाहिए। ओके, कंडीशन मैपिंग कह लो या कंडीशन मैचिंग कह लो, इसकी मीनिंग सेम ही है। बस आपको कंडीशन को मैच करना होगा। अगर आप ये कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट आप यहाँ पे डेटा सेट अच्छे से देख पाओ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो देखो, state whether the following statement is true or false. When moving card from one pile to another, for counting the number of cards, the order in which the card are processed is important. अब देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मन से क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। हम अपने मन से एक डेटा बना लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास 3 कार्ड है, 1, 2, 3। ठीक है, हमने पहले से मान लिया कि हाँ 3 कार्ड है। पहला कार्ड है 1 का, दूसरे कार्ड को आप मान लो ये जो ये आपका जैक है, एंड थर्ड कार्ड मान लो ये 10 है। ठीक है, हमारे पास ये 3 कार्ड पड़े हुए हैं। ओके, अब देखो, अब हम इसको काउंट करने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, पहले ये तीनों एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, एक गड्डी में, पाइल का मतलब होता है गड्डी। ठीक है, गड्डी वो घूमने वाली गड्डी नहीं, ताश के पत्ते की गड्डी। ठीक है, तो ये 3 कार्ड रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। अभी देखो, हमें पता है कि ये नंबर ऑफ कार्ड 3 है, बट कंप्यूटर को तो नहीं पता ना। कंप्यूटर को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लोगे काउंट को 0 से। अभी हमारे लिए काउंट 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक कार्ड उठा के यहाँ पे रखते जाएंगे इस जगह पे, और जैसे जैसे हम यहाँ पे कार्ड को रखेंगे वैसे वैसे अपना काउंट इंक्रीज करेंगे। ओके, तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे पहला कार्ड उठा के यहाँ रखा, ये हमारा पहला कार्ड हो गया। ठीक है, तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे 1। पहले यहाँ पे 0 कार्ड थे, अब यहाँ पे 1 कार्ड हो गया, तो काउंट हमने इंक्रीज करके 1 कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरा कार्ड यहाँ पे रखेंगे। तो ये लो, दूसरा कार्ड यहाँ पे आ गया, काउंट इंक्रीज होके 2 हो गया। ठीक है, अब देखो, मतलब पहले इक्का निकल गया, फिर जे निकल गया, अब यहाँ पे एक कार्ड बचा गया आखिरी वाला। अब हम इसको यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे काउंट इंक्रीज होके 3 हो गया। ठीक है, तो बढ़िया भाई, काउंट हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। अब अगर आप इसके सीक्वेंस को बदल भी दोगे, लेट सपोज अगर आप यहाँ पे जे को पहले रख दे रहे हो, इक्के को बाद में रख रहे हो, 10 को फिर लास्ट में रख रहे हो, तो भी यहाँ पे काउंट पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। काउंट तो वही रहेगा ना, यहाँ पे मैटर तो कर ही नहीं रहा ना कि कौन सा कार्ड है। हमें तो काउंट करना है, हमको तो नंबर ऑफ कार्ड देखने हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ कार्ड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपका सीधे सीधे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है। आप अगर इन 3 कार्ड को रख के भी यहाँ पे एक एक करके इधर उधर रखोगे, तो भी आप काउंट करोगे तो भी 3 ही आएगा, कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला है। ओके, चलो, अभी अजीब लग रहा होगा, बट यकीन मानो, अगर ये सारी चीज अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो ना, तो सीटी बहुत आसान हो जाएगा। एंड सीटी से ज्यादा आपकी कोडिंग में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो आपको समझ नहीं आती है, आपको जो लॉजिकल थिंकिंग नहीं बन पाती है, वो सब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये अच्छे से करना है। चलो, अब आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे हमें बोला गया है एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज द प्रोसेस ऑफ मूविंग द कार्ड फ्रॉम वन फाइल टू अनदर व्हाट डज द वैल्यू इन द वेरिएबल काउंट रिप्रेजेंट। तो काउंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, हमको ये बोल रखा है। देखो इन्होंने क्या बोला है, जब हम ये प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, यानी कि जब हमारे पास एक फाइल रखा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स रखे हुए हैं, हम इनमें से एक उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हैं, ठीक है, एक एक करके कार्ड को उठा के इधर रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा काउंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काउंट बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि कितने नंबर ऑफ कार्ड को हम यहाँ से उठा के यहाँ रख चुके हैं, है ना, नंबर ऑफ कार्ड जिनको हम मूव कर चुके हैं, ठीक है, हैव बीन मूव्ड। कॉमन सेंस, ठीक है, अभी मैंने कहा था ना कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। तो देखो कितने नंबर ऑफ कार्ड को हम यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड पे रख चुके हैं, यही काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें पूछा गया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट वन हमें कह रहे हैं गोइंग गोइंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन ईच ऑब्जेक्ट। ओके, तो मतलब एक ही ऑपरेशन को लगातार बार बार परफॉर्म करना, ऑफ कोर्स इटरेशन है ये तो S1 आपका C2 के साथ चला गया, तो S1 अगर C2 के साथ है तो ये सीधे सीधे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे भी देखा जाए, एन एंटिटी हुज वैल्यू कीप चेंजिंग, तो जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है वो क्या होता है, वेरिएबल। तो S2 आपका C1 के साथ जाएगा, यानी कि S2 C1, अगेन यही करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इनमें से कौन सा मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ट्रू है या फॉल्स है। फॉर फाइंडिंग एन एवरेज मैथमेटिक्स मार्क्स वी नीड टू परफॉर्म टू इटरेशन थ्रू द कार्ड्स। फर्स्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड, सेकंड टू फाउंड द फाइंड द सम ऑफ मार्क्स वी कैन नॉट डू इन द सिंगल इटरेशन। तो देखो ऐसी कोई चीज नहीं है, या ऐसी बहुत लिमिटेड चीजें होंगी जो हम यहाँ पे सिंगल इटरेशन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली जब आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो बहुत ज्यादा, तब तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इटरेशन लेना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे तो बेसिक ऑपरेशन है ना, हमें एवरेज निकालना है, तो हम ये सिंगल इटरेशन में भी कर सकते हैं। तो ये आपका अगेन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई नो अभी आपको ये वाला नहीं समझ आया होगा, अभी के लिए आप इसको ऐसा मान लो कि वी कैन डू सिंपल ऑपरेशंस, सिंपल ऑपरेशंस। अब सिंपल ऑपरेशन जैसे कि सम कह सकते हो आप, यहाँ पे आप एवरेज निकालना कह सकते हो, ठीक है, काउंट कह सकते हो। ये सब जो हमारे सिंपल सिंपल बेसिक फंक्शंस है, हम इनको सिंगल इटरेशन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, इन अ सिंगल ऑपरेशन। तो आप इसको एज अ फैक्चुअल डेटा याद रख सकते हो, ठीक है, इन इन अ सिंगल इटरेशन। ओके फाइन, चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो देखो we can use the variable verb count, pronoun count and other count to maintain the counts for verb, pronoun and part of speech in the paragraph word data set। तो देखो हमारे पास एक पैराग्राफ वर्ड डेटा सेट था, जिसमें हमारे पास पैराग्राफ के जो अलग अलग वर्ड थे उनमें जो नाम लिखा हुआ था या जो उनमें वर्ड लिखे हुए थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन थी कि वो क्या वर्ब है, क्या प्रोनाउन है, या पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल को डिफाइन करा गया था, इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि वर्ब काउंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट फॉर वर्ब, कि कितने वर्ब प्रेजेंट है हमारे पैराग्राफ में, पैराग्राफ के अंदर। ऐसे ही जो आपका प्रोनाउन काउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कितने यहाँ पे प्रोनाउन प्रेजेंट है इन योर पैराग्राफ। ऐसे ही अदर काउंट में बाकी की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, काउंट फॉर अदर्स। तो ये आपको क्वेश्चन ने खुद मेंशन कर दिया है। ओके, अब आपको बोला गया है कि अगर हम इन तीनों को एक साथ करते हैं, ठीक है, और फिर एट द एंड अगर हम इन तीनों वैल्यू को जोड़ दें तो हमें क्या निकल कर आएगा, जो सम होगा वो क्या कहलाएगा। अगर आप इन तीनों को आपस में ऐड कर दोगे तो जो आपको यहाँ पे निकल कर आएगा वो क्या होगा। जैसे देखो, मान लो फॉर अ गिवन इंस्टेंस हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, ये ऑल्दो चार वर्ड है, बट मान लो ये पूरा पैराग्राफ ही हमारा, ठीक है, हमारे पैराग्राफ के अंदर एक ही लाइन प्रेजेंट है। अब इस एक लाइन के अंदर आपके पास यहाँ पे चार वर्ड्स मेंशन है, एंड इन चार वर्ड्स के अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोनाउन कितने हैं, वर्ब कितने हैं, ये सब आपके पास मेंशन है। तो इसके अंदर आप देखो वर्ब कितने हैं, आप देख लो, एक वर्ब है, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे प्रोनाउन देख लो कितने हैं, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी आपका एक ही है, ठीक है। तो देखो वर्ब एक हो गया, प्रोनाउन आपका एक हो गया, और यहाँ पे आपका अदर काउंट में आपका नाउन आ जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अदर के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो दो नाउन प्रेजेंट है, तो ये दोनों अदर की कैटेगरी में आ गए। अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो चार आएगा। अब कायदे से देखो तो क्या ये आपका नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं आ गया आपके पैराग्राफ के अंदर, ये चार वर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, चार ही आ गया। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड इन द डेटा सेट। ओके, अगेन कॉमन सेंस, ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्ड्स आ गया आपके पास, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आप कह सकते हो, ठीक है? ओके, 4 अलग-अलग कार्ड हैं, ठीक है? नंबर ऑफ वर्ड भी कह सकते हो या फिर आप काउंट ऑफ कार्ड भी कह सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, काउंट ऑफ कार्ड, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये आपका एक बेसिक लेवल पे आपको एक छोटा-सा अप्रोच सिखा दिया गया है कि कैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हो एंड इसको समझते हो। बाकी जैसे-जैसे हम जाएँगे, वैसे-वैसे आप और ज़्यादा कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डेवलप कर पाओगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज़ अगर आपका सीटी स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप यहाँ पे डेटा साइंस में आगे अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि आपको अगेन इसके बाद आपको पाइथन पढ़ना होगा, देन आपके पास अलग-अलग यहाँ पे डीबीएमएस आएगा, ठीक है? बेसिकली और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा जो आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्स रहते हैं। तो इसलिए आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके? बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, ठीक है? सो दैट आप यहाँ पे आराम से इसको समझ सको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विराट बैच मैथ 01 का लेक्चर 01, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे वीक 01 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है व्हाई वी नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स फॉर आवर डेटा साइंस। आखिर हम मैथमेटिक्स को पढ़ते ही क्यों हैं इन आवर डेटा साइंस? तो देखिए, studying mathematics in data science is essential because mathematics form the foundation of understanding, interpreting, and solving real life problems through data. तो देखो, मैथमेटिक्स की हेल्प से आपका एक फाउंडेशन क्रिएट होता है, आपका एक बेस बनता है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अलग-अलग डेटा को एनालाइज करते हो, आप उसको यूज़ करते हो, जो भी आपको काम की इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकालने के लिए एंड कहीं न कहीं उसकी हेल्प से आप जो भी आपके पास अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनको ना सिर्फ फेस करते हो बल्कि आप सॉल्यूशन भी क्रिएट करते हो, ठीक है? तो बेसिकली ओवरऑल अगर कहा जाए तो मैथमेटिक्स की हेल्प से आप यहाँ पे कहीं न कहीं सीख जाते हो किसी भी डेटा को यूज़ करना फॉर आवर बेनिफिट। ओके? तो देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ोगे, तो मैथमेटिक्स से पढ़ के आपके पास यहाँ पे एक एनालिटिकल मॉडल बनाने की टेक्नीक आपको समझ आएगी, आपके पास ये स्किल डेवलप होगी। अब ये एनालिटिकल मॉडल क्या होता है? बेसिकली आपके पास जो अलग-अलग डेटा रहता है, आपको उसमें प्रॉब्लम दे दी जाती है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करो। तो अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो? आप खुद से एक मॉडल क्रिएट करते हो, देन उस मॉडल को आइडेंटिफाई करते हो एंड कहीं न कहीं आप सॉल्यूशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। अब जो आप सॉल्यूशन क्रिएट करोगे तो उसमें जो पाथ रिक्वायर्ड होता है, उसको ही हम कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है? टेंशन मत लो, ये जितने भी अभी हैवी से वर्ड दिख रहे हैं, ये सभी हमको आगे कोर्स में पढ़ने हैं, ठीक है? ये अभी आपको जस्ट एक छोटा-सा आइडिया दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पे करना क्या है, ओके? तो ये जो आपका पाथ होता है, ठीक है? जिसमें आप यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन का मैप बनाते हो। इसको ही हम एल्गोरिदम कहते हैं, ये आप खुद से डेवलप करते हो, ठीक है? तो ये आपको समझने की भी स्किल आ जाती है एंड साथ ही साथ इसको डेवलप भी कर पाते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन, तो किसी भी डेटा के हम कैसे सेंस करते हैं, कैसे उसकी गहराई को समझते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी हेल्प से हम क्या प्रेडिक्शन वगैरह कर सकते हैं, ये सब आप समझते हो डेटा इंटरप्रिटेशन में। ओके? एंड ये आप कैसे कर सकते हो? अगेन यूजिंग मैथमेटिक्स। फीचर सिलेक्शन एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन वगैरह, कोरिलेशन, वेरिएंस, इस तरीके के अलग-अलग जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये सब आपको समझ आती हैं यूजिंग मैथमेटिक्स। ओके? वर्किंग विद बिग डेटा, अब अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे या डेटा एनालिटिक्स बनोगे या किसी भी फील्ड में आप डेटा से अगर रिलेटेड हो, डेटा साइंस से रिलेटेड हो, तो आपको बहुत बड़ा डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है? छोटा-मोटा डेटा तो आपको देखना नहीं है, तो अब बहुत बड़ा डेटा होगा तो कहीं न कहीं उसको यहाँ पे हैंडल करना भी मुश्किल होगा। अब आप उसको कैसे आसानी से हैंडल कर पाओगे? इसको आप कर पाओगे यूजिंग मैथमेटिक्स। ओके? आपकी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे इम्प्रूव होगी अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे मैथमेटिक्स का। आपका एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस कैसे आप इसको एनालाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ अलग-अलग फीचर्स हो गए जो आप मैथमेटिक्स की हेल्प से यूज़ करते हो, ठीक है? बेसिकली मैथमेटिक्स के ही फीचर हो गए, जिनको आप यूज़ करते हो इन योर डेटा साइंस। ओके? अब देखो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि बाय मास्टरिंग मैथमेटिक्स you gain the skills need to explore data, build robust models, and extract meaningful insights effectively. ओके? तो मैथमेटिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके पास ऐसी स्किल आ जाती है जिसकी हेल्प से आप ना सिर्फ डेटा को अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, बल्कि आप यहाँ पे अलग-अलग मॉडल क्रिएट करते हो एंड जो भी आपके काम का इन्फॉर्मेशन रहता है आप उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, निकाल पाते हो। ओके? It ensures you not only use tools but also deeply understand their principle and limitation. अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझोगे तो आप मैथमेटिक्स के जो टूल्स होते हैं ना सिर्फ आप उनको यूज कर पाओगे बल्कि उनके क्या प्रिंसिपल है
उनके क्या बेस है, उनकी क्या लिमिटेशंस है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारे डिटेल्स आपको कहीं न कहीं अच्छे से समझ आ सकेंगे। ओके? तो एक ये छोटा-सा आपको ओवरव्यू हो गया कि हम मैथमेटिक्स को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है? अब इसमें मैंने जितने भी आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ बताई हैं, ये सब आपको आगे भी कोर्स के दौरान ही समझ आएँगी। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा ओवरव्यू हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स 01 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास अगर ओवरऑल सिलेबस देखा जाए, यानी कि वीक 01 से लेके वीक 12 तक का, तो यहाँ पे आपको नंबर, सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है? ये पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है जिसमें आपको लाइन, स्लोप्स, एंगल इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, पॉलिनोमियल पढ़ना है। आपको यहाँ पे एक्स्पोनेंशियल फंक्शंस, लोगरिथमिक फंक्शन इनके बारे में जानना है। एंड एट द एंड आपको यहाँ पे ग्राफ्स, नोड्स, एजेस एंड अलग-अलग जो आपके एल्गोरिदम्स होते हैं, आपको इन सब के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है? तो एक ये छोटा-सा आपको अगेन यहाँ पे सिलेबस के बारे में आइडिया लग गया होगा। ठीक है? वीक 1 से 4 तक की बात करें, तो यहाँ पे आपका कुछ खास बड़ा सिलेबस नहीं है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है? तो चलिए, अब यहाँ पे बेसिक इन्फो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि भैया क्या ये आप करा रहे हो, तो बहुत बच्चों जैसी चीज़ है, बस यकीन मानो, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आप आगे जब आपके पास इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस एंड बहुत मुश्किल-मुश्किल प्रॉब्लम्स जब आपके सामने आएँगी, तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? तो आपका जो बेस है, जो आपका फंडामेंटल है, वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको पता है कि नंबर कीप अ काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर के हेल्प से हम क्या करते हैं? बेसिकली काउंटिंग करते हैं। आपको दिख रहा है कि अगर आप ये मार्बल की बात करें, तो आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मार्बल है यहाँ पे, या फिर पेंसिल की बात करें, तो ये भी 7 है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कोई भी नंबर यहाँ पे काउंट को रिप्रेजेंट करता है कि कितना काउंट है किसी भी चीज़ का, ठीक है? तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 7 अलग-अलग यहाँ पे एलिमेंट प्रेज़ेंट हैं, 7 अलग-अलग एंटिटीज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं, ओके? तो यही हमारे नंबर्स होते हैं, ओके? अब देखो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? अब काउंट की बात हो गई, 0 का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो 0 आपका यहाँ पे नल को रिप्रेजेंट करता है, नल, वॉइड, ठीक है? इनका सबका मीनिंग सेम रहता है, एम्प्टी, ठीक है? नल कह लो, एम्प्टी कह लो, वॉइड कह लो, सबका मीनिंग सेम रहता है कि यहाँ पे ये खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसको क्या रिप्रेजेंट करता है? 0, ठीक है? रिप्रेजेंट इसको मतलब 0 करता है, ओके? चलो, अब फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें, तो यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये आपने बचपन से पढ़े होंगे कि नंबर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगेन आई नो, अभी बहुत से बच्चे आर्ग्यू करेंगे कि भैया 0 तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो हमने यहाँ पे अपने सिलेबस के दौरान पहले पढ़ा हुआ है 9th, 10th, 11th, 12th में, तो उसमें तो हमें ये बोला जाता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं। बट आप तो कह रहे हो 0 से होंगे, ये तो होल नंबर होना चाहिए। बट देखो, आईआईटी मद्रास यहाँ पे नेचुरल नंबर को 0 से कंसीडर करता है, तो आपको भी ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे आपको यही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? कि नेचुरल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ओके? अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। अब देखो, ये जो हमारे नेचुरल नंबर थे, अगर आप इन्हीं के अंदर नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दोगे, यानी कि देखो -1, -2, -3 ऐसे करते-करते माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये ओवरऑल जो सेट होता है, ये जो ओवरऑल आपका ये जो बेसिकली जो आप कह सकते हो कि सेट ऑफ एलिमेंट्स है, ये आपका क्या कहलाएगा? इंटीजर, ओके? तो एक बहुत बेसिक बात हो गई जो मैंने आपको बता दी, आपको पहले से पता भी होगी, ओके? अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो देखो, अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट डिविज़र्स, 1 एंड इटसेल्फ। ओके? तो देखो, प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद से डिवाइड होए या फिर 1 से डिवाइड होए। उसके अलावा वो किसी के भी टेबल में ना आए। ओके? तो देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इवनली बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है? तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कोई नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने टेबल में आता है, उसको ही हम यहाँ पे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 2 किसी के टेबल में आता है? 2 के अलावा? नहीं। 5 किसी के टेबल में आता है? नहीं। 7 किसी और के टेबल में आता है 7 के अलावा? नहीं। 13 किसी और के टेबल में आता है? नहीं। तो ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है? चलो। अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। तो दीज़ आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब हो गया, आप ये जो अलग-अलग नंबर्स होते हैं, आप इनके बीच में क्या ऑपरेशन लगाते हो? आप एडिशन कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, आप यहाँ पे डिवीज़न कर सकते हो, मल्टिप्लिकेशन कर सकते हो एंड आप मॉड्यूलो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो।
अब ये मॉड्यूलो फंक्शन क्या होता है? तो देखो ऑफ कोर्स आपको ये पहले के 4 तो डेफिनिटली पता होंगे। एडिशन का मतलब होता है जब हम ऐड करते हैं, तो 12 + 6 आपका 18 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट माइनस करना, तो 12 - 6 करोगे तो ये 12 हो जाएगा। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 12 डिवाइड 6 करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, 12 इंटू 6 करोगे तो ये आपका 72 आएगा। ठीक है? तो अगेन ये सारी बातें आपको पहले से पता होगी। अब मॉड्यूलो की बात करते हैं तो इसको कई बार एमओडी मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम होता है रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है? ये इसका ही एक अलग नाम है। ठीक है? तो चाहे मॉड्यूलो फंक्शन की बात करी जाए, चाहे आपका यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर की बात करी जाए, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। ओके? तो बेसिकली ये आपका रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आपका कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बचता है ना, उसको ही हम यहाँ पे मॉड्यूलो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 12 mod 6 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? जब आप यहाँ पे 12 को डिवाइड करोगे 6 से, तो यहाँ पे आपके क्या रिमाइंडर बच रहा है? तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो आप 0 लिख दोगे। सिमिलर वे में जब आप 14 को डिवाइड करोगे 6 से, तो देखो 14 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12, 2 बच रहा है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना है? 2। तो ये आपने 12 2 लिख दिया। 21 mod 2 लिखोगे तो कितना आएगा? तो देखो 21 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स ये 10 आएगा, तो ये 21 आपका बच रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये जो भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, इसको ही आप यहाँ पे लिखते हो इन योर मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके? चलिए, फैक्टर की बात करते हैं। तो फैक्टर का मीनिंग क्या रहता है? तो देखो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 6 जो आपका 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है। ठीक है? आप इसको ऐसे रीड करोगे। अगर 2 फैक्टर है 6 का, इसका मतलब 2 के टेबल में 6 आता है। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, इसका मतलब 5 के टेबल में 10 आता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब 6 किसके टेबल में आता है? 2 के। 10 इज़ मल्टीपल ऑफ 5, इसका मीनिंग क्या है? 10 किसके टेबल में आता है? 5 के। ओके? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। चाहे आप फैक्टर का हो, चाहे मल्टीपल का हो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होता है, बस यहाँ पे आपको आगे-पीछे चीज़ें को देखना पड़ता है। ओके? तो अगेन बहुत बेसिक है, ये सब आपको पहले से आता होगा। ठीक है? अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो दोज़ नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। यहाँ पे आपका q कभी भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो ये एक मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कभी भी आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी भी होगा तो ये आपके मैथमेटिक्स के रूल्स के अगेंस्ट जाएगा। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके? तो देखो बेसिकली फ्रैक्शन नंबर को ही हम यहाँ पे रैशनल नंबर कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। इवन अगर आप 2 देखोगे तो 2 भी आपका रैशनल नंबर है, बिकॉज़ हम इसको 2/1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके? तो ये सारे जितने भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं, आप उन सबको ही रैशनल नंबर के अंदर काउंट कर सकते हो। ओके? चलिए, अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़न, जिसको हम जीसीडी भी कहते हैं, या फिर आप इसी को पहले यहाँ पे एचसीएफ के नाम से जानते होंगे। आप बचपन से जब पढ़ रहे होगे तो आपको यहाँ पे एचसीएफ बोला जाता है। बेसिकली ये सिनोनिम्स है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है? तो देखो, अगर आपसे कोई कहेगा जीसीडी या फिर एचसीएफ निकालो 9 और 12 का, तो कैसे निकालोगे? या फिर मान लो 15 और 45 का कोई कहेगा तो कैसे निकालोगे? तो देखो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एलसीएम मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको आई होप पहले से आता होगा। ठीक है? तो 15 के हम यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे मल्टीपल लिखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो देखो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है? तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3। बहुत अच्छे। 45 को हम क्या कर सकते हैं? तो देखो 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 3 3 को यहाँ पे करोगे तो 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है? 3 1 जा 3। तो यानी कि 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको करना क्या है? आपको कॉमन निकालना है। ठीक है? तो देखो 5 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ यानी कि ये ओवरऑल क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3। ठीक है? जो भी आपका कॉमन आता है आप उसको एक बार लिख देते हो। ओके? 5 3 जा 15, यानी कि 15 और 45 का यहाँ पे अगर आप जीसीडी निकालोगे तो ये 15 है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि 15 वो सबसे बड़ा टेबल है, जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं। 15 भी आता है एंड 45 भी आता है। ओके? सेम मेथड यूज़ करते हुए आप यहाँ पे 9 और 12 का निकाल सकते हो, तो आप इसको भी खुद से एक बार ट्राई कर लेना। ओके? इसको आप एज़ अ होमवर्क लो, इसको खुद से ज़रूर ट्राई करना। इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। दोज़ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो जिन नंबर्स को आप यहाँ पे पी बाई क्यू वाले फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, उनको ही हम यहाँ पे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ओके? अब देखो, आप जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, आप इसको नेवर एंडिंग नंबर भी कह सकते हो, क्योंकि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे करते-करते बहुत आगे जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही आप √3 को 1.73 ऐसे कर करके आगे आप बहुत बड़ा नंबर होता है।
√2 का आप यहाँ पे 1.41 फिर आगे बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ये इन्फिनाइट नंबर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बेसिकली हम इनको बेसिकली राउंड ऑफ करके हम ये जो 3.14 या 1.73, 1.41, 2.72 इन सब वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, ई आप इसको भी जानते होंगे, इसको हम यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काम का एक आप कह सकते हो वैल्यू है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हम यहाँ पे पी वाई क्यू वाले फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तो अब ये कभी अगर एंड ही नहीं होगा तो इसको कभी हम फ्रैक्शन बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पी वाई क्यू वाले फॉर्मेट में नहीं लिख सकेंगे, एंड इसीलिए ये इरेशनल नंबर कहलाता है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, बिलो इज द नंबर्स, तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है नंबर की। ठीक है, अलग अलग नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर, तो यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर है हमको ये देखना है। तो चलो एक बार इस लिस्ट को छानते हैं। तो देखो, 22 आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं नेचुरल नंबर। 22 हो गया। ठीक है, -17 तो नहीं होता क्योंकि नेगेटिव नंबर है। 47 होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे -2000 भी नहीं होगा, 0 होगा, 1 होगा, 43 होगा, 1729 होगा, 6174 होगा, नेगेटिव का 63 नहीं होगा, 100 होगा, 32 होगा। ठीक है, माइनस का 9 भी नहीं होगा। 0 को इंक्लूड करना है, ये याद रखना, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3, 6, 9, तो 9 नंबर ऐसे हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जो नेचुरल नंबर है, तो आप 9 को मार्क कर दोगे। ठीक है, तो ये जितने भी आपके सर्कुलर वाले ऑप्शन होते हैं ये आपके सिंगल करेक्ट ऑप्शन होते हैं। एमसीक्यू होता है, यानी कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। जहां पे भी आपको बॉक्स बना के दिया जाएगा वो आपके मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपके एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज अ क्लास हैज m स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपकी क्लास के अंदर, यहाँ पे m। ठीक है, इसको लिख लिया, ये m स्टूडेंट्स हैं। इफ वी डिस्ट्रीब्यूट 3 पेन्स टू ईच स्टूडेंट्स, ओके, तो देखो हम यहाँ पे क्या करें, 3 पेन टू ईच स्टूडेंट दे रहे हैं। ओके, ओके, अच्छी बात है। तो ये यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ पेन की, तो ये 3 टाइम्स m हो जाएगा, है ना। 3 पेन, और यहाँ पे अगर m बचे हैं तो 3 टाइम्स m हो जाएगा। ये नंबर ऑफ पेन हो गए आपके, है ना। 3 बच्चे को पेन दिया है, देन 4 पेन विल रिमेन, अच्छा 4 पेन इसके बावजूद बचे हैं। ठीक है, तो 3-3 पेन हर बच्चे को मिल गए, और उसके बाद भी आपके पास यहाँ पे 4 पेन और बचे हैं, +4 कर दिया। अगर देयर आर टोटल 70 पेन्स, ओके, तो नंबर ऑफ पेन जो हमने टोटल निकाला था वो 70 के इक्वलेंट है। तो 70 इक्वल टू 3m+4, राइट। बहुत अच्छे। अब हमको m की वैल्यू निकालनी है, ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है, तो अब इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं। 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 70 - 4 इक्वल टू 3m। तो यहाँ पे आपकी m की वैल्यू हो जाएगी 66/3। अगर आप यहाँ पे इसको कट करोगे तो ये आपका 22 आ जाएगा। तो 22 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो काफी आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर टू बी द फर्स्ट प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 16th प्राइम नंबर। ओके, अगर हम 2 को यहाँ पे फर्स्ट प्राइम नंबर मान रहे हैं, तो ये आपका जो यहाँ से 16th प्राइम नंबर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो चलो प्राइम नंबर की लिस्ट लिख लेते हैं 2 के बाद की। तो देखो, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, याद रखना है ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में है और किसी और के टेबल में ना है। 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है, 29 हो सकता है, 31 हो सकता है, 37 हो सकता है, 41 हो सकता है, 43 हो सकता है, 47 हो सकता है, 53 हो सकता है, 59 हो सकता है, 61 हो सकता है, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगर ये आपका पहला एलिमेंट है तो आपको बताना है यहाँ पे 16th एलिमेंट कौन सा होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और ये 16। तो 16th एलिमेंट आपका यहाँ पे 53 है। ओके, तो यही आपका 16th एलिमेंट है, राइट। बहुत अच्छे, तो आप 53 मार्क कर दोगे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब अगला देखते हैं। इफ x mod 3 इक्वल टू 1 एंड x mod 7 इक्वल टू 4, तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब देखो ये बॉक्स वाले आपको दिए गए हैं, यानी कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, आप x की जगह अलग अलग वैल्यूज को रख के देखोगे, एंड आप देख लोगे कि किस किस में यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो देखो जैसे अगर हम 25 को देखें, 25 mod 3 इक्वल टू 1, तो पहले चेक करो कि क्या ये कंडीशन सही हो रही है या नहीं। तो देखो, जब आप 25 को डिवाइड करोगे 3 से,
तो 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, तो हाँ रिमाइंडर 1 है, मतलब पहले वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। आप दूसरी चेक कर लेते हैं, 25 mod 7। तो क्या जब आप 25 को यहाँ पे डिवाइड करते हो 7 से, तो आपको आता है कि 7 3 जा 21 होता है, तो यहाँ पे 4 बच रहा है, तो हाँ मतलब यहाँ पे भी 4 है, तो इसका मतलब पहला वाला तो करेक्ट है। ठीक है, अब आप ऐसे क्या करोगे, बाकियों को भी चेक करोगे। ठीक है, तो ये पहले केस में तो ये दोनों करेक्ट आ गए। ठीक है, अब सेकंड केस उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट केस लिख लेते हैं। अब सेकंड केस चेक करते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस 34 के लिए है। 34 mod 3 इक्वल टू 1। तो जब आप 34 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आपको पता है 3 11 जा 33 होता है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं, तो जब आप यहाँ पे 34 को डिवाइड करोगे 7 से, तो आपका 4 बचना चाहिए। तो देखो 34 7, तो आपको पता है 7 4 जो 28 होता है, तो यहाँ पे 6 बच रहा है, बट यहाँ पे तो 4 दिया हुआ है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड वाला चेक करते हैं। तो थर्ड वाला चेक करने के लिए हम 58 ले लेते हैं। 58 mod 3 इक्वल टू 1। तो देखो 58 को डिवाइड करके देखते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, 2 बचे 28, और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 9 जा 27, तो आपका एक बच रहा है, इसका मतलब यस ये तो करेक्ट है। अब देखो 58 mod 7 चेक करते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट होने चाहिए। 58 7, तो आपको पता है 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ पे तो 2 बच रहा है, बट यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये थर्ड वाला भी रॉन्ग है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो 67 mod 3 इक्वल टू 1। तो देखो 3 6 उल्टा लिख दिया। तो देखो जब आप 67 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आपको पता है यहाँ पे 22 से करोगे तो 66 आएगा, एक बचेगा, तो यस ये करेक्ट है। अब 67 mod 7 देख लेते हैं, क्या ये 4 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो जब आप यहाँ पे 67 को डिवाइड करते हो 7 से, तो आपको पता है कि यहाँ पे 9 7 जो आपका 63 होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका 4 ही बचेगा, तो यस ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे आपके राइट ऑप्शन हैं। ठीक है, अब देखो ऑल्दो मुझे पता है ये सारी चीजें आप मेंटली भी कर सकते हो, बट स्टिल मैंने सारा कुछ लिख के बताया, सो दैट यहाँ पे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सपोज शीतल बर्थडे इज द पीएथ ऑफ अक्टूबर एंड कार्तिक बर्थडे इज क्वेथ ऑफ नवंबर। ओके, तो जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हम उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो शीतल का बर्थडे यहाँ पे पी तारीख को आता है ऑफ अक्टूबर। ओके, एंड यहाँ पे जो आपका कार्तिक है, कार्तिक का बर्थडे आता है क्यू ऑफ नवंबर में। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है, पी एंड क्यू आर परफेक्ट स्क्वायर, पी एंड क्यू परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर आई होप आपको पता होगा, ऐसे नंबर जिनका रूट लेने पे कोई नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये जो 1 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 1 4 9 ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपने आप में किसी एक नंबर के स्क्वायर्स हैं। ऐसे ही 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, ऐसे कर करके जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, अब देखो मैं जानबूझ के सब कुछ इतना बेसिक से करा रहा हूँ कि अगर एक ऐसा बच्चा जिसकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसको भी समझ आ जाए। ओके, चलो, तो परफेक्ट स्क्वायर से हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि हाँ पी तारीख, अक्टूबर के पी तारीख को यहाँ पे शीतल का बर्थडे है, और नवंबर की क्यू तारीख को यहाँ पे कार्तिक का बर्थडे है। इफ शीतल वॉज बोर्न 10 days बिफोर कार्तिक। ओके, शीतल यानी कि 10 दिन पहले पैदा हुई है कार्तिक से। ओके, तो देखो शीतल के बर्थडे में एंड कार्तिक के बर्थडे में यहाँ पे 10 days का गैप होना चाहिए। ओके, शीतल का बर्थडे अक्टूबर में पड़ना चाहिए, और कार्तिक का बर्थडे नवंबर में पड़ना चाहिए, राइट। अब इसको हमें एक बार यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, देन हमको इसको सॉल्व करना है, पी माइनस 2 क्यू। तो देखो हमारे पास ये बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब अक्टूबर के महीने में आपको पता है कि यहाँ पे दिन होते हैं 31 डेज। ओके, 31 डेज। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 1 4 9 16 25, यही पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, सही कहा। 1 4 9 16 25, इनमें से किसी एक दिन पड़ा होगा इसका बर्थडे, क्योंकि हमको इन्होंने खुद बता रखा है कि पी और क्यू दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी 1 4 9 16 25, इनमें से किसी एक दिन पड़ा होगा। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन उठाना है जिसमें इन दोनों के बीच में 10 दिन का गैप भी हो, साथ ही साथ यहाँ पे दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है, तो अगर हम देखें, तो मान लो अगर 25 को उठा लिया जाए। ठीक है, अगर शीतल का बर्थडे यहाँ पे 25 ऑफ अक्टूबर को है,
तो इसके 10 दिन बाद, तो आपको पता है कि देखो 31 का महीना है, तो 5 दिन यहाँ पे अक्टूबर में और 6 दिन अक्टूबर में और चले गए, और यहाँ पे 4 दिन फिर नवंबर के लगेंगे, यानी कि 4 तारीख को नवंबर के। ठीक है, ये वाला। तो ये पहला केस बन रहा है 25 और 4। तो देखो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो 25 तारीख अक्टूबर की शीतल का बर्थडे है, 4 तारीख नवंबर की कार्तिक का बर्थडे है, दोनों के बीच में 10 दिन का गैप है। यस, तो यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। एक का बर्थडे अक्टूबर में, एक का बर्थडे नवंबर को, तो हाँ ये भी सेटिस्फाई होगी। अगर सब कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि यही हमारे करेक्ट वैल्यूज हैं, यानी कि पी की वैल्यू आपकी निकल गई 25, एंड क्यू की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। ठीक है, तो पी और क्यू की वैल्यू होगी, तो आप इस इक्वेशन में डाल सकते हो, आपके यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो 25 माइनस 2 टाइम्स 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 8, इसका मतलब है आपका आंसर यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आपके कह सकते हो कि क्रिएटिव क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो कंडीशन मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कभी भी आपको फ्रैक्शन को जब भी कंपेयर करना होता है, तो आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, तभी आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो देखो पहला ऑप्शन देखा जाए, 4/7, 5/8, तो ये कंडीशन दे दी गई है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे बेसिकली ऐसे करेंगे, 4/7 है ना, इधर 8 लिखा हुआ है नीचे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और 5/8 को यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 4 जा देखोगे तो ये तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 32/56 ग्रेटर देन 35/56। तो यस, ये कंडीशन तो ट्रू है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब आपको ऊपर बस कंपेयर करना है। ठीक है, ओह सॉरी, ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा ना, गलत है तो। ट्रू नहीं, फॉल्स है। 32 बड़ा नहीं होता है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। 35 बड़ा होता है, तो यानी कि ये आपको गलत दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। अब ऐसे बाकी सबको भी आप चेक करोगे तो देखो 12/17 ग्रेटर देन 7/13। तो 17 और 13 का आप एलसीएम, बेसिकली इनको नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखो 12/17 को हम यहाँ पे ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7/13 को हम यहाँ पे ऊपर नीचे 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 156/221 ग्रेटर देन 119/221 आएगा। तो यस, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एंड ऊपर यहाँ पे जो 156 है वो बड़ा होता है 119 से, तो यस ये कंडीशन सही है। तो ये राइट हो गया। ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो मतलब डेफिनेटली ये मतलब यही ऑप्शन होगा, बाकी दोनों भी रॉन्ग होंगे। बाकी दोनों को भी आप यहाँ पे सेल्फ एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो खुद से उनको भी चेक कर लेना, वो दोनों भी रॉन्ग आएंगे। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो इनमें से कौन सा रिड्यूस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, रिड्यूस फॉर्मेट मतलब अब इसको और कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे किसको आप कट कर पाओगे, किसको नहीं। तो देखो 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो यानी कि ये तो कट हो सकता है। देखो 3 के टेबल से अगर काटे तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ये भी कट सकता है। 11/18 यहाँ पे ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों तो मतलब कट रहे थे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इवन ये वाला भी कटेगा। 13 7 जा आपको पता होना चाहिए कि ये 91 होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है डायरेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा मतलब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर जीसीडी, यानी कि एक तरीके से आप कॉमन डिवीजर फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कह लो, या फिर आप एचसीएफ कह लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। 8,4 का दिया हुआ है 2, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो जीसीडी ऑफ 8,4 आपको 2 दिया हुआ है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी आपको 1 दिया हुआ है, एंड आपको बोला गया कि 4 बड़ा होगा ए से एंड ए बड़ा होगा बी से। तो आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, अब देखो आपको खुद बताया हुआ है इन्होंने कि ए आपका बी से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे हर ऑप्शन में जो आपका पहले वाला नंबर होगा वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 से बड़ा थोड़ी ना होता है, ऐसे 2 4 से बड़ा थोड़ी ना होता है। तो ये दो ऑप्शन डायरेक्ट नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ओके,
अब देखो, इन्होंने ये भी बोला है कि जो आपका 4 है वो ग्रेटर देन ए होगा, बट यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल बात नहीं करी गई है। तो यहाँ पे जो इन्होंने 4 लिखा हुआ है ये भी गलत है। यहाँ पे 4 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए कि जो ए की वैल्यू है वो 4 से कम रहे। 4 से कम मतलब 2 ही है, तो मतलब ये डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है? आप इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हो। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप 2, 1 का एचसीएफ निकालोगे तो वो 2 आएगा, एंड आप यहाँ पे सॉरी, 2, 1 का आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, 2, 4 का निकालोगे तो 2 आएगा। ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे सिंगल करेक्ट है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप दो नेचुरल नंबर लाइक 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा ना, विच इज अगेन अ नेचुरल नंबर, है ना? 2 + 2 = 4, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, एंड अगेन ये भी नेचुरल नंबर है। तो मतलब यस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है ना। देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब देखो, 2 माइनस माइनस 4 करोगे तो ये आपका 2 + 4 यानी कि 6 आ जाएगा। तो अगेन ये दोनों इंटीजर हैं, जेड जेड, तो ये भी इंटीजर है जेड, तो ये भी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। अगर आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो ऐसे लगा लो कि मान लो 2/3 है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, एंड यहाँ पे हमारे पास ये 3/2 है, दोनों ही ये रैशनल नंबर है ना? अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 1 उत्तर आ गया। आंसर, उत्तर कुछ भी कह लो, ठीक है? 1 आ गया। तो 1 इज अ रियल नंबर, रियल नंबर में आपके यहाँ पे रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, ठीक है? तो मतलब यस, ये भी करेक्ट है। अब देखो, ऑटोमेटिकली मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? तो देखो, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे √3 है, √3 आपको पता है इररेशनल नंबर होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/√3 से, व्हिच इज अगेन अ इररेशनल नंबर, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करने पे आपके पास 1 आएगा, व्हिच इज अ रियल नंबर, व्हिच इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है यस, यहाँ पे आपका रैशनल नंबर आएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट लास्ट वाला ये रॉन्ग है, एंड हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना था, तो हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे, एंड ये हमको मार्क्स दिला देगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है गिवन लिस्ट में से कि कौन-कौन से इर्रेशनल नंबर हैं। तो इर्रेशनल नंबर आपको पता है कि कभी खत्म नहीं होते, लाइक √3 हो गया, आपका यहाँ पे यूलर कांस्टेंट हो गया। √49 को मत लेना, क्योंकि √49 आपको पता है 49 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, व्हिच इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है? तो इसको आप काउंट नहीं करोगे। 7/12 अगेन अ रैशनल नंबर, 22 नेचुरल नंबर, पाई हो सकता है, माइनस का 35 ये आपका इंटीजर हो जाएगा, √6 हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 ही है ना? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएँगे। यहाँ पे कितने इंटीजर है, तो इंटीजर बताने हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है, इंटीजर की बात करें तो 1729 आपका इंटीजर है, माइनस का 20,000 जो लिखा हुआ है, ये आपका इंटीजर है, 22 इंटीजर है, -35 इंटीजर है, √49 जिसकी वैल्यू 7 है, ये एक इंटीजर है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आपके पास इस लिस्ट में से इंटीजर्स हैं, ठीक है? चलो बहुत अच्छे। अब देखो, अब हमसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख लेते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव में अगर कोई चीज़ दी गई है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, ठीक है? तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे जब हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि रूट के अंदर कभी भी अगर नेगेटिव चीज़ कोई प्रेज़ेंट है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करती है, ओके? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। रियल नंबर एक्सटेंड रैशनल नंबर, तो हाँ, ये भी करेक्ट है। तो देखो, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर से भी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि रियल नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर का प्लस इर्रेशनल नंबर का, ओके? तो ये इनके कॉम्बिनेशन से ही बनता है, तो यस, ये एक्सटेंड करता है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएँगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर ग्रेटर देन √2 एंड लेस देन √3? तो आपको ये बताना है इन दोनों में से, मतलब इन चारों में से कौन-सा ऐसा वैल्यू है जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा? तो देखो, हमको चाहिए ऐसा x जो √2 से छोटा हो, ओके, अच्छा उल्टा बोल दिया यहाँ पे शायद। हाँ जी, देखो, √2 से बड़ा हो एंड यहाँ पे √3 से छोटा हो, राइट? ये हमारी डायरेक्ट कंडीशन हो गई, है ना?
ठीक है? तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पे हमारा √3 से छोटा होगा बट √2 से बड़ा होगा, ठीक है? तो ये हमें डायरेक्ट बताना है। तो देख लेते हैं। तो 9/5 अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको पता है 1.8 आएगा, ठीक है? बेसिक डिवीजन देखो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 40 बन गया तो 8 आया, 5 8 ज़ा 40, ठीक है? तो 1.8 ऐसे ही 3/2 आपका 1.5 होता है, ये तो डायरेक्ट आपको पता ही होगा। ओके, ये आपका 1.6 हो जाएगा एंड ये आपका डायरेक्ट 1.7 है, ये तो आपको पता है डेसिमल रूल से डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी डेसिमल वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब देखो √2 की वैल्यू आपको पता है 1.41 होती है एंड √2 की वैल्यू 1.41 होती है एंड √3 की वैल्यू 1.73 होती है, ये आपको अच्छे से पता है। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू इनमें से कौन कौन सी हो सकती है। तो ऐसा नंबर जो 1.4 एंड 1.7 के इन बिटवीन आता हो, ठीक है? तो आपको ऐसा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो 1.4 से बड़ा है बट 1.7 से छोटा है, ठीक है? तो देखो आपका डी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1.8 नहीं होगा क्योंकि ये तो मतलब अलग ही हो जाएगा, ठीक है? 1.73 से भी बड़ा हो जाएगा तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तीनों आपकी पॉसिबिलिटीज़ है बिकॉज़ हमको पता है 1.5 आपका इन दोनों के बीच में आता है, 1.6 आता है, 1.7 आता है, ठीक है? 1.7 का मतलब 1.70 है, ठीक है? तो ये इसके बीच में लाई कर सकता है, तो मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर मैंने अभी आपको बता ही दिया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, इसको ही हम रियल नंबर कहते हैं। अब सेट्स क्या होता है? तो सेट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बट अभी के लिए आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखो सेट का मीनिंग होता है अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सेट को आप ऐसे लगा लो कि एक अलमारी है, अलमीरा है, ठीक है? हिंदी में अलमारी कहते हैं, इंग्लिश में अलमीरा कहते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास एक अलमारी है, अलमारी के अंदर आप क्या करते हो? आप कपड़े रखते हो, आप अपना सामान रखते हो, है ना? अलग-अलग चीज़ें आप रखते हो, तो ये भी वही है। जैसे कि सेट, देखो सेट ऑफ 3 फ्रेंड्स हो सकता है, 3 लोगों का ग्रुप, 3 लोगों का यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक अलमारी जिसके अंदर 3 लोग प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? 3 एलिमेंट्स हैं, तो जैसे सर्व, विराट एंड रुद्र, ये 3 दोस्त हैं जो कि यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। ऐसे सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक की बात करें तो आप यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आप उन सबको लिख सकते हो। ऐसे अगर आप सेट निकालोगे सारे महीनों का तो आप यहाँ पे जैन से लेके दिसंबर तक जा सकते हो। तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट है जो आप यहाँ पे फिल करते हो। ऐसे ही आप किसी भी चीज का सेट बना सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं अगर बोलूँ सेट ऑफ योर क्वालिफायर्स, ठीक है? क्वालिफायर्स के सब्जेक्ट जो होते हैं अगर उनका हम सेट बनाए तो क्या हो जाएगा? आपका इंग्लिश हो जाएगा, सीटी हो जाएगा, आपका मैथ्स हो जाएगा, आपका स्टैट्स हो जाएगा, ठीक है? ये चारों सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हो, है ना? तो ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे जस्ट एक अलमारी है जिसके अंदर आप अलग अलग एलिमेंट को फिल करते हो। ओके, अब ये जो सेट होता है ये आपका फाइनाइट भी हो सकता है एंड इनफिनिट भी हो सकता है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि ये एंड होता है जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 7 एलिमेंट है, यहाँ पे 12 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, ठीक है? मतलब 4 अलग-अलग लोग प्रेज़ेंट हैं। तो ये लिमिटेड है, ओके? बट यहाँ पे आपका जो सेट होता है वो इनफिनिट भी हो सकता है, यानी कि नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं तो कभी खत्म होंगे? नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं 0, 1, 2, 3 फिर ऐसे डॉट डॉट करके दिखा देते हैं कि वो मतलब लगातार चलते जा रहे हैं, कभी भी खत्म नहीं होंगे। ओके? ऐसे हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स की। तो आपके जो इवन नंबर्स होते हैं जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये भी कभी भी खत्म नहीं होते। ये नेवर एंडिंग होते हैं तो ये चलते जाते हैं लगातार। ओके? तो ये भी आपके इन्फिनिटी तक जाएँगे। ओके? अब कुछ काम की बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो आइटम इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, तो मैंने अभी आपको बोल ही रहा था कि देखो किसी भी सेट के अंदर ये जो अलग-अलग चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ओके? ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन अ सेट, ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है। मैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3 की जगह 3, 2, 1, 0 फिर 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ तो भी ये करेक्ट है। सीक्वेंस का कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। किसी को भी आप आगे किसी को पीछे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे सर्व विराट रुद्र लिखा, मैं चाहता तो यहाँ पे रुद्र सर्व विराट ऐसे भी लिख सकता था। उससे सेट पे कोई बदलाव नहीं होगा, उससे उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएँगे। ओके? डुप्लीकेट्स इन अ सेट डज़ नॉट मैटर। अब देखो, अगर आपके पास एक सेट है, आप इसके अंदर 2, 2, 4, 3, 5 लिख रहे हो, तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा 2, 4, 3, 5 के,
ठीक है? यानी कि आप चाहे यहाँ पे एक चीज़ को 10 बार लिखो, चाहे आप एक चीज़ को 1 बार लिखो, वो काउंट एक ही बार होता है। ठीक है? कभी भी आप उसको यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे अगर अलग-अलग एलिमेंट प्रेज़ेंट है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसको एक ही बार लिखोगे। कभी भी यहाँ पे आपको एक चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं करना है। ओके? तो एक ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हो गया, चलो इसको रहने देते हैं यहीं पे, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। ओके? तो ये कुछ बेसिक-बेसिक बातें हो गई जो मैंने डिस्कस कर ली हैं सेट के बारे में। ओके? अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेज़ेंट है इन अ सेट। तो अगेन ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था। जैसे यहाँ पे सबसे पहले वाले सेट की बात करें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, तो कोई अगर इसकी कार्डिनैलिटी पूछेगा तो आप क्या कहोगे? 3। ऐसे यहाँ पे ये जो दूसरा सेट है इसके अंदर 7 अलग-अलग एलिमेंट प्रेज़ेंट हैं, इसलिए कोई कार्डिनैलिटी पूछेगा तो आप 7 बोल दोगे। अब ये लास्ट ये जो थर्ड वाला है, इसमें यहाँ पे 12 एलिमेंट हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? इसकी कार्डिनैलिटी 12 बता दोगे। ओके? फोर्थ सेट में यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो आप कार्डिनैलिटी 4 बताओगे। ओके? अच्छा कार्डिनैलिटी फॉर अ इन्फिनिट सेट यहाँ पे आपका इन्फिनिटी होता है क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होते। इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेज़ेंट होते हैं। ओके? अब देखो जैसे यहाँ पे एक सेट ए है 2, 4, 10, 12 अगर आपसे कोई इसकी कार्डिनैलिटी पूछेगा तो क्या बताओगे? 4 क्योंकि इसके अंदर 4 अलग-अलग एलिमेंट है। सेट बी आपके पास 2, 4, 5, -1, 2, 0, 4 तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है चीज़ें मैंने क्या कहा था आपको एक ही बार आपको काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हो रहा है, आप इसको एक ही बार काउंट करोगे। ओके? ऐसे ही आपका यहाँ पे 4 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, आप इसको अगेन एक ही बार काउंट करोगे बाकी और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो देखो रेड रेड वालों को आप एक बार काउंट करोगे यानी कि 1 येलो येलो को एक बार काउंट करोगे तो 2 5 आपका 3 हो गया, ये -1 आपका 4 हो गया और ये आपका 0 5 हो गया। तो यानी कि 5 अलग-अलग एलिमेंट प्रेज़ेंट है यहाँ पे, ठीक है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आप इसको पहले अलग फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है? कि जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है आप इसको एक बार लिख दो, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 -1 0 अब ये सारे अलग-अलग एलिमेंट हैं जो यहाँ पे लिख दिए हमने ऊपर से। तो 5 एलिमेंट आ रहे हैं यानी कि इसकी कार्डिनैलिटी 5 है, ठीक है? अब ऐसे देखो श्रीकांत, कीर्तना, बलून, सेल फ़ोन, पाई तो यहाँ पे 5 अलग-अलग एलिमेंट प्रेज़ेंट है तो आप यहाँ पे भी कार्डिनैलिटी 5 ही लिखोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है? काफ़ी आसान है, काफ़ी बेसिक है, ओके? सो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं सो दैट आपको यहाँ पे ज़्यादा हैवी ना पड़े एंड अभी हमने काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स की बात करी है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी अच्छे से पढ़ाई करो एंड ज़रूर ये बात याद रखना कि हमने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लग रहा हो कि भैया ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, आप बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे एकदम छोटे बच्चों की तरह करा रहे हो बट यकीन मानो अभी जितना ज़्यादा हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे चलेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे गलतियाँ करते हैं एंड अगर आप इन सबको स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है? फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।